हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एमपी लैंड रेवेन्यू अर्थात भू राजस्व संहिता किस चैप्टर 4 के बारे में। ठीक है, जो बात करता है आपका राजस्व अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के बारे में कि अर्थात वहाँ पे क्या प्रक्रिया होगी। और इससे पहले कि हम जो भी 3 चैप्टर हैं उसको हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करें यहाँ सेक्शन 27 की, जो बात करता है जांच करने के लिए स्थान। अब जो राजस्व अधिकारी होता है, जो जांच की जाएगी वो किस स्थान पर की जाएगी, तो उन कारणों के सिवाय जो कि लेखबद्ध की जाए। यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर अधिकारिता के बाहर भी क्या करना है, जांच करना है, तो यदि वह लिखित में है, लेखबद्ध किए जा रहे हैं वह कारण, तब तो ठीक है। यदि ऐसा कोई कारण लिखित लेखबद्ध नहीं किया जा रहा है तो कोई भी राजस्व अधिकारी कहाँ पर जांच करेगा, किसी भी मामले की जांच या सुनवाई अथवा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी स्थान पर नहीं करेगा। अर्थात जो भी उनकी स्थानीय सीमाएं हैं, चाहे उपखंड अधिकारी हो रेवेन्यू ऑफिसर में, चाहे आपका कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, जो भी है, वो क्या करेंगे, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं जो भी है वहाँ पर जांच या सुनवाई कर सकते हैं। परंतु उपखंड अधिकारी किसी मामले की जांच या सुनवाई जिले के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकेगा। जो उपखंड अधिकारी होता है किसी एक उपखंड के लिए होता है किसी जिले के, लेकिन जो उपखंड अधिकारी होता है, तो यहाँ पे प्रोवाइजो में बता दिया गया है कि मामले की जांच या सुनवाई जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी स्थान पर कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 28 क्या बात करता है, भूमि पर प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने की शक्ति। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी राजस्व अधिकारी है वो, उसको सर्वे करने का अधिकार है, ठीक है ना, शक्ति है। वो किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है, तो किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक जिसको आरआई बोलता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, नगर सर्वेक्षक वगैरह, पटवारी तथा उनके सेवक और कर्मकार जो भी उनके अंडर में काम करने वाले, जो उनके नियंत्रण में हो, ठीक है, उनके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन हो, उस स्थिति में जबकि उसे आदेश दिया जाए कि भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे तथा उसका सर्वेक्षण कर सकेंगे और सीमांकन कर सकेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि यदि उनको किसको, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सर्वेक्षक, पटवारी या फिर उनके अधीन काम करने वाले कोई सेवक हैं, कर्मकार है, यदि उनको आदेश दिया गया है किसी भूमि पर प्रवेश करें, उनका सर्वेक्षण करा था, उनका सर्वे करें और उसका सीमांकन करें, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा सकती है। लेकिन तभी की जा सकती जब उनको ऐसा आदेश दिया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पे सीमांकन क्या होता है, सीमांकन का मतलब है जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो आपका एरिया कितना है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या की जाती है, सीमांकित की जाती है, अर्थात सीमांकन। तो ये है आपका। उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि सीमांकन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और सीमांकन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रोवाइजो दिए गए, कोई भी व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास गृह में संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण अर्थात जो बाउंड्रीज होती है किसी निवास गृह की या फिर उनके उद्यान में, किसी उसके अधिभोगी अर्थात जो भी उसका ऑनर होगा, जहाँ जो उसको ऑथोराइज कर रहा होगा, ठीक है ना, जिसकी अथॉरिटी होगी वहाँ पर उस भवन में या निवास गृह में, तो वहाँ पर उसकी सहमति के बिना तथा ऐसे अधिभोगी को कम से कम 24 घंटे की सूचना दिए बिना प्रवेश नहीं करेगा। अब यहाँ पे राजस्व अधिकारियों को एक पावर तो दे देगी कि किसी भूमि पर क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका सीमांकन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो बता दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो राजस्व अधिकारी है, वो किसी भवन या निवास गृह में या निवास गृह से संलग्न कोई बाउंड्री है उसमें तब तक प्रवेश नहीं करेगी जब तक उसका जो भी अधिभोगी है, उसका ऑनर है, उसकी सहमति ना हो। सहमति के बिना ये भवन में प्रवेश नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, जो भी भूमि में जाना है उसके अधिभोगी को कम से कम 24 घंटे पहले क्या करनी होगी, एक सूचना देनी होगी कि हम आपके यहाँ के सर्वे करने वाले, सीमांकन करने वाले जो भी है, तो वहाँ पे 24 घंटे के पहले क्या करना होगा, सूचना देनी होगी। और प्रवेश तो अगर कर लिए, ठीक है, प्रवेश करने के बाद
अधिभोगी की सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं का सम्यक ध्यान रखा जाएगा, अर्थात उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, मंदिर है, मस्जिद जो भी है, तो उनको क्या है, ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 29 क्या बात करता है, मामलों को अंतरित करने की शक्ति। जब कभी यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आदेश देना समीचीन है तो मंडल निर्देश दे सकेगा। मंडल दैट मीन्स जो रेवेन्यू बोर्ड है, ठीक है, राजस्व मंडल, कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए। अब यहाँ पे राजस्व मंडल को ऐसा यदि प्रतीत होता है किसी विशिष्ट मामले में कि ये न्याय के उद्देश्यों के लिए अर्थात उनके उचित न्याय के लिए क्या किया जाना चाहिए, उस मामले को ट्रांसफ़र किया जाना है चाहिए कि एक राजस्व अधिकारी से दूसरे राजस्व अधिकारी को। लेकिन जब यह मंडल क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, तो यहाँ पे यह देखना बहुत ज़रूरी है कि जो मामला ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जो राजस्व अधिकारी से दूसरे राजस्व अधिकारी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो सेम पद में होने चाहिए, ठीक है ना, सेम पोस्ट में होने चाहिए, तभी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे कलेक्टर से क्या किया गया, उसके नीचे वाले किसी दूसरे राजस्व अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ऐसा नहीं होगा। कलेक्टर से कलेक्टर को किया जा सकता है, उपखंड अधिकारी से उपखंड अधिकारी को किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर सेम पोस्ट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तो मंडल की बात हो गई। अब यहाँ पे जो कमिश्नर होते हैं वो भी यदि चाहें तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई विशिष्ट मामला क्या कर सकते हैं, एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई कलेक्टर है, अब इसका क्या करेगा, उसी जिले के दूसरे राजस्व अधिकारी को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर क्या करेंगे, उसी जिले के या फिर उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दे। यहाँ पर भी सेम पोस्ट होनी चाहिए, जैसे एक उपखंड अधिकारी से दूसरे उपखंड अधिकारी को ट्रांसफ़र कर रहा है कमिश्नर, या फिर एक जिला जो है उस दूसरे जिले में ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन संभाग कौन सा होना चाहिए, संभाग एक ही होना चाहिए इसका, और यहाँ पे पोस्ट भी समान होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 30 क्या बात करता है कि अधीनस्थों को तथा उनके पास से मामले अंतरित करने की शक्ति। अब ऊपर तो हो गया मंडल कर रहा है और आयुक्त अर्थात कमिश्नर कर रहा है। अब यहाँ पे जो उनके अधीनस्थ हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि कलेक्टर हो गए, उपखंड अधिकारी है, इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को, अर्थात इस संहिता के द्वारा कोई ऐसा मामला उत्पन्न हो रहा है, अराइज हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे वर्ग के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को जो ऐसे मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम है, विनिश्चय के लिए सौंप सकेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो कलेक्टर है, उपखंड अधिकारी है, उसके पास ऐसे कोई मामला है जो इस संहिता के अकॉर्डिंग है या फिर अन्य कोई अधिनियम को उपबंधों के अधीन कोई मामला उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल से जो भी उनके पास मामला आया है वो किसी ऐसे सक्षम राजस्व अधिकारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो उसका विनिश्चय करने के लिए सक्षम है। उसके बाद किसी मामले को किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के पास से वापस कर सकेगा और ऐसे मामले के संबंध स्वयं कार्रवाई कर सकता है, अर्थात जो अधीनस्थ राजस्व जो न्यायालय हैं, ठीक है, राजस्व अधिकारी हैं, उनके पास से मामले क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं और स्वयं उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उन्हें निपटाने के लिए किसी अन्य राजस्व अधिकारी को सक्षम है निर्देशित कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे स्वयं कार्यवाही कर सकता है उस मामले को, या फिर किसी राजस्व अधिकारी से मामले को वापस लेकर किसी अन्य राजस्व अधिकारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो सक्षम हो उसको सुनने के लिए उस मामले को। ठीक है। तो ऐसा डायरेक्शन दे सकता है कौन, यहाँ पे कलेक्टर और उपखंड अधिकारी। उसके बाद सेकंड क्लॉज बता दिया गया कि आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार, किस 4 लोगों को यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है ना, 4 रेवेन्यू ऑफिसर है, कमिश्नर हो गए, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, ठीक है ना, जो एसडीओ होता है, उसके बाद तहसीलदार, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच और रिपोर्ट के लिए सौंप सकेंगे। ठीक है ना, जो यहाँ पे 4 रेवेन्यू ऑफिसर बताए हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल से किसी मामले को किसी उनकी जो अधीनस्थ राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसके लिए, जाँच और इसका के लिए कि आप जांच कीजिए और रिपोर्ट जो भी है वो वहाँ पे पेश करें। उसके बाद सेक्शन 31 क्या बात करता है, मंडल तथा राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों की प्राज्ञप्ति प्रदान किया जाना। मंडल या राजस्व अधिकारी जबकि वह राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच या किन्हीं कार्रवाइयों के पक्षकारों के बीच अवधारण के लिए
उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न की जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए इस संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग कर रहा हो राजस्व न्यायालय होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो मंडल है या फिर कोई राजस्व अधिकारी है वो कौन सा मामला देख रहा है, या तो राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच का मामला है या फिर किन्हीं कार्रवाइयों के पक्षकारों के बीच, कोई दो पक्षकार हैं उनके बीच में मामला चल रहा है और वहाँ पे किसी प्रश्न का अवधारण करना है। तो वहाँ पर यह प्रश्न का अवधारण किया जाता है तो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू न्यायालय कहलाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट कहलाते हैं, राजस्व न्यायालय कहलाते हैं। जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है जो भी यहाँ पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसे प्रश्न का निर्धारण कर रहा है, विनिश्चित कर रहा है, उसको राजस्व न्यायालय माना जाएगा। और यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, जो भी प्रश्न है, ठीक है, जो भी निर्धारण कर रहे हैं उसकी प्राज्ञप्ति बना के दे सकते हैं, जिस प्रकार से आज्ञप्ति दी जाती है, डिक्री। उसके बाद है सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या बात करता है, राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति। अब यहाँ पे क्या है, राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति बता दी गई है रेवेन्यू भू राजस्व संहिता में। अब इसी प्रकार से CRPC में भी क्या बताया गया है, राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति हाई कोर्ट की वहाँ बताई गई है। तो वो कहाँ पर बताई गई है, 482 में बताई गई है। अब यहाँ भी इसी प्रकार से CPC में भी बताई गई, तो CPC में कहाँ पे बताई गई, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियाँ कहाँ पे बताई गई CPC में। तो यहाँ पर है कि इस संहिता की किसी भी बात के संबंध में, अर्थात भू राजस्व संहिता के किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेश जो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए आवश्यक है, देने का राजस्व न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित करती है या उसे अन्यथा प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो राजस्व न्यायालय है तो उसकी जो अंतर्निहित शक्ति है उसको सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर यह नहीं समझा जाएगा कि उसकी शक्तियाँ सीमित है। यदि न्याय के उद्देश्यों के लिए कोई ऐसा आदेश देना है तो राजस्व न्यायालय क्या कर सकता है, दे सकता है। उसके बाद सेक्शन 33। सेक्शन 33 क्या बात करता है, व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेज पेश किए जाने की अपेक्षा करने की साक्ष्य लेने के राजस्व अधिकारियों की शक्ति। अब यहाँ पे जो राजस्व न्यायालय है जो कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे, सारी चीज़ों में क्या होगा, कुछ दस्तावेज में पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिए कहा जा सकता है या फिर साक्ष्य लेने के लिए किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है। तो यहाँ पर राजस्व अधिकारी जो हैं उनकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो CPC 1908 की धारा 132, 133 तथा धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये CPC का ये 3 सेक्शन है क्या चीज़। तो सेक्शन 41 क्या बात करता है CPC का, निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए किसी एक कोर्ट ने दूसरे कोर्ट को क्या कोई ऐसा आदेश दिया है, डिक्री का निष्पादन करने के लिए यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है ना, डिक्री को। अब यहाँ पे जो भी इसका निष्पादन करेगा, जो भी ये न्यायालय, तो ये जो भी उसका परिणाम होगा, ये निष्पादन किया जाता है तो उसका परिणाम भेज दिया जाएगा। यदि असफल रहता है यह कोर्ट उसका निष्पादन करने में, तो वो असफलता के कारण को यहाँ पे प्रमाणित करना होगा। तो ये चीज़ बताता है ये सेक्शन 41। अब बात करें सेक्शन 132, ये सारे सेक्शन हम CPC में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो सेक्शन 132 क्या बात करता है, कुछ स्त्रियों को स्वी उपसंजाति से छूट के बारे में, अर्थात कुछ स्त्रियों को यहाँ पर छूट दी गई है उपस्थित होने से, ठीक है, न्यायालय में। तो ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, उनको यहाँ पर छूट दी गई है। उसके बाद बात करें सेक्शन 133 CPC, तो सेक्शन 133 क्या बात करता है, अन्य व्यक्तियों को छूट, जहाँ पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यहाँ पे इन सबको क्या है, छूट दी गई है उपस्थित होने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, कमीशन जारी किया जा सकता है। फिर तो उपबंधों तथा धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्भूत होने वाले किसी जांच या मामले के प्रयोजन के लिए साक्ष्य लें, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अधीन रहते हुए इन सब के किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन करें जिसकी हाजिरी या तो पक्षकार के रूप में परीक्षा की जाने की
या फिर साक्ष्य के रूप में साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए आवश्यक समझें, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, समन जारी किया जा सकता है। ये तो बात होगी समन जारी करने की। उसके बाद किसी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिए तभी आदिष्ट किया जाएगा, अर्थात तभी आदेश दिया जाएगा जबकि ऐसा व्यक्ति क्यों है उस राजस्व अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो। तो राजस्व अधिकारी समन कब जारी कर सकता है, स्वयं हाजिर होने के लिए किसी व्यक्ति को, जब वो उसकी स्थानीय अधिकारिता में रहता है, स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में रहता है। अब यहाँ पे बी नंबर क्या बता दिया गया है कि कब आदिष्ट किया जाएगा, ऐसी सीमाओं के बाहर किंतु ऐसे स्थान में निवास करता है। ठीक है, स्थानीय सीमाओं में तो निवास नहीं करता, बट ऐसे स्थान पर निवास करता है जिसके तथा उस स्थान के जहाँ के हाजिर होने के लिए समन किया गया है बीच की दूरी 50 मील से कम है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या होना है, किसी व्यक्ति को हाजिर होना है और यह वह व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस स्थानीय सीमाओं के बाहर तो रहता है ये व्यक्ति, लेकिन इसको समन तब तक किया जा सकता है स्वयं हाजिर होने के लिए जब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 मील से कम की है, तब यहाँ पे इसको स्वयं उपस्थित होने के लिए समन किया जा सकता है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि उस दशा में भी किया जा सकता है जब 200 मील से कम है, लेकिन उस स्थान के जहाँ की वह निवास करता है तथा उस स्थान के जहाँ की वह हाजिर होने के लिए समन किया गया है बीच की दूरी 5/6 भाग के लिए रेल संचार या अन्य लोक परिवहन की व्यवस्था है। ठीक है, तो मान लीजिए जिसने यहाँ पे क्या है उपस्थित होना है और यह व्यक्ति स्थानीय सीमाओं के बाहर रहता है। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पे उपस्थित होना है 200 मील। अब 200 मील तो है, लेकिन यदि मान लीजिए इसके 5/6 भाग के लिए 200 को 5/6 निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इतने भाग के लिए यदि रेल चलती है, ट्रेन चल रही है या फिर कोई ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से यह आसानी से यहाँ जा सकता है, जैसे मान लीजिए जो पब्लिक बस चलती है वहाँ से आ सकता है, तो यहाँ पर भी उसको स्वयं हाजिर होने के लिए समन किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी ऐसा राजस्व अधिकारी की उपस्थिति किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह साक्ष्य दे अथवा अपने कब्जे या अधिकार में होने वाले किसी दस्तावेज को तत्काल पेश करे। तो राजस्व अधिकारी यदि यह चाहता है कि किसी से अपेक्षा की जाए कि वह क्या करे, वह व्यक्ति साक्ष्य दे किसी भी मामले में जिसकी जांच की जा रही है, या फिर अपने उसके कब्जे में जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट पेश करें, या फिर अधिकार में होने वाले कोई दस्तावेज है उसको क्या करें, ये तत्काल पेश करे या फिर तत्काल ऐसा एविडेंस दे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रत्येक ऐसे राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसे न्यायालय में हाजिर होने से छूट मिली है, छूट कहाँ से मिली है, सेक्शन 132 और 133 में, जहाँ हमने अभी बढ़ा सीपीसी का, या फिर जिसे स्वयं हाजिर होने के लिए आदिष्ट अर्थात आदेश नहीं किया जा सकता, या जो रुग्णता या अंग सहतील्य के कारण अर्थात जो बीमार है, जो आसानी से न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता है, तो उसको क्या किया जाएगी, उसकी परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। कमीशन क्या होता है, यह सब हम सीपीसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों को यहाँ पे क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है और ये जाते हैं वहाँ से उनकी एग्जामिनेशन करते हैं और वापस आके रिपोर्ट सौंपते हैं जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं। उसके बाद सेक्शन 34 क्या बात करता है, साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करना। जो साक्षी हैं, विटनेसेस हैं, उनको विवश कब किया जा सकता है, वहाँ पे कोर्ट में पेश होने के लिए, अर्थात रेवेन्यू कोर्ट में। यदि कोई व्यक्ति जिस पर साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन की तामील किया गया है, ठीक है ना, समन की तामील की गई है इन व्यक्तियों पर, किस चीज़ के लिए, या तो साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए या फिर दस्तावेज पेश करने के लिए, और ये समन का अनुपालन करने में क्या करते हैं, चूक करते हैं, अर्थात जो समन जारी किया गया है उसका पालन नहीं करते हैं, तो वह अधिकारी जिसके द्वारा क्या किया था, समन निकाला गया था सेक्शन 33 के तहत, तो क्या कर सकता है, अब यहाँ पर गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी का वारंट होगा कैसा होना चाहिए, वो जमानती वारंट होगा। उसके बाद बी नंबर क्या है कि उक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह उप संजाति के लिए प्रतिभूति अर्थात डिमांड कर सकता है किसकी, प्रतिभूति की, कि आप इतनी प्रतिभूति कहाँ करें, प्रतिभूति अर्थात जो सिक्योरिटी के रूप में न्यायालय में जमा करें, अब जितने भी रुपए वहाँ पे देना हो वो दे सकता है आदेश। ठीक है, तो उतनी क्या करनी होगी, न्यायालय में जमा करनी होगी ताकि वह अपीयर हो सके वहाँ पे कोर्ट में।
या फिर तीसरा पॉइंट, उक्त व्यक्ति पर 1,000 रुपये से अधिक का जुर्माना आरोपित कर सकता है। इसी प्रकार से आपको CPC में सेक्शन 31 में भी बताया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 31 में क्या बता दिया गया है कि यदि मान लीजिए साक्षी को समन किया जाता है, ठीक है, और जो 32 में बता दिया गया कि यदि समन का पालन करने में असफल रहता है तो वहाँ पे उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 1,000 रुपये तक का जुर्माना है। इस यहाँ पे पहले कितना था, 50 रुपये था, 1,000 की जगह 50 रुपये, इसको बढ़ा के 1,000 रुपये किया गया है। उसके बाद सेक्शन 35 क्या बात करना है, पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई। यदि मान लीजिए जिस डेट पे पक्षकारों को उपस्थित होना था न्यायालय में, लेकिन पक्षकार क्या उपस्थित नहीं होते हैं, तो वहाँ पर उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई किया जा सकता है। यह बताया गया आपका सेक्शन 35 में। तो यहाँ पे जो पहला सब सेक्शन है सेक्शन 35 का, वो उसको क्या किया गया 2018 के संशोधन में, उसको ओमिटेड कर दिया गया था, इसका लोप कर दिया, हटा दिया गया। उसके बाद अब दूसरे सब सेक्शन की बात करें तो यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष के मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार उस सूचना या समन की सम्यक तामील हो जाने के पश्चात, ठीक है ना, तो यहाँ पे समन की तामील तो की गई है ठीक प्रकार से, जिस तारीख को उनको उपस्थित होना था सुनवाई के दिन उपसंजात हुए नहीं होते, अर्थात वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह मामला यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में भी सुना जा सकता है राजस्व अधिकारियों के द्वारा और अवधारित किया जा, अर्थात इसका निर्णय दिया जा सकता है। या फिर क्या किया जा सकता है, उनकी अनुपस्थिति, अर्थात वह उपस्थित तो हुए नहीं, इस कारण से जो भी केस है उसको क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या बात करता है कि वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उपधारा 2 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है। उपधारा 2 अर्थात जो ऊपर हमने अभी देखा, जब खारिज कर दिया गया है फिर उसकी अनुपस्थिति में सुन लिया गया, तो वहाँ पर भी ऐसा आदेश की तारीख से या उस आदेश की जानकारी में आने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे अपास करने का आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि सुनवाई में उपसंजात न होने के लिए उसके पास पर्याप्त हेतुकता था, जिसके विरुद्ध ऐसे डिक्री पारित कर दी गई, ठीक है, जिसके विरुद्ध ऐसा निर्णय दे दिया गया है उपधारा 2 के अधीन, उसको अपास्त करने के लिए 30 दिन का टाइम है उसके पास, जब आदेश की तारीख है या फिर जब उस आदेश उसकी जानकारी में आता है कि हाँ ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है उसके विरुद्ध, तो उसकी जिस दिन जानकारी होगी उसके 30 दिन के भीतर उस आदेश को अपास्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक आवेदन किया जा सकता है 30 दिन के भीतर कि उसके पास ऐसा पर्याप्त कारण था कि जिसके वजह से वो उपस्थित नहीं हुआ। और राजस्व अधिकारी क्या करेगा, ऐसी जांच करने के पश्चात कि हाँ कारण ठीक है कि नहीं, यदि उसको ठीक लगता है तो उसको जो भी पारित किया गया था आदेश उसको अपास्त कर सकता है, उसके बाद पुनः सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या बताया गया है कि जहाँ उपधारा 3 के अधीन फाइल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो उपधारा 3 के अधीन अपास्त करने के लिए आवेदन किया गया था वो क्या कर दिया गया, उसको नामंजूर कर दिया गया। तो यहाँ पे जो व्यथित पक्षकार है वो क्या कर सकता है, अपील प्राधिकारी जो भी इसमें जहाँ पे अपील होती होगी मूल डिक्री मूल निर्णय की, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वह अपील कर सकता है। उसके बाद सब क्लॉज 5 में क्या बता दिया गया कि उपधारा 4 में उपबंधित के सिवाय उपधारा जो 4 में है कि अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकती है वहाँ पर, या फिर उस दशा में के सिवाय कि जबकि राजस्व अधिकारी के समक्ष किसी मामले या कार्रवाई के गुणागुण के आधार पर विवेचित किया गया है, अर्थात जो भी मामला था उसको मेरिट्स पर डिसाइड कर दिया गया है ऑलरेडी, या फिर उपधारा 4 के अधीन जो भी ये 2 कंडीशन इसको छोड़कर इस धारा के अधीन कोई भी अपील नहीं की जा सकती है किसी भी आदेश के विरुद्ध। ये आपका सेक्शन 35। उसके बाद सेक्शन 36 क्या बात करता है, सुनवाई का स्थगन का मतलब रोक दिया जाना, कुछ टाइम के लिए एडजर्न कर देना। तो राजस्व अधिकारी समय समय पर अपने समक्ष के किसी भी मामले या कार्रवाई की सुनवाई को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और खर्चे विषयक निबंधनों पर स्थगित कर सकता है। जो भी खर्चे होंगे वो खर्चे सारे देखने के बाद जो भी मामला है उसको स्थगित कर सकता है, परंतु प्रत्येक पक्षकार को, जो भी वहाँ पर उस मामले के पक्षकार हैं, उनको प्रकरण की संपूर्ण सुनवाई के दौरान जब तक निर्णय नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक पक्षकारों को क्या किया जा सकता है, 3 बार स्थगन दिया जा सकता है।
और प्रत्येक स्थगन केवल खर्चे के साथ प्रदान किया जाएगा। जो भी खर्चा होगा वहाँ पे उनको जमा करने होंगे, तो उस खर्चे के साथ 3 बार अधिकतम, यहाँ पे लिखा है 3 से अधिक, अर्थात 3 बार अधिकतम यहाँ पे स्थगन दिया जा सकता है संपूर्ण सुनवाई के दौरान। उसके बाद सेक्शन 37, खर्चा दिलवाने की शक्ति। राजस्व अधिकारी इस संहिता या किसी अन्य तत्समय किसी अन्य अधिनियमित के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या कार्यवाही में उपगत किए गए खर्चे, अर्थात जो भी खर्चे हुए होंगे पक्षकारों के, तो ऐसी रीति में तथा ऐसे परिणाम तक जैसा कि वो ठीक समझे दिलवा सकता है। जो भी खर्चे हुए होंगे उनको क्या कर सकता है, दिलवा सकता है राजस्व अधिकारी। किंतु अब यहाँ पे किसी कोई जो विधि व्यवसायी है, वो उसकी फीस भी वापस करवाई जा सकती है, लेकिन जब करवाएगा तो उसको कारणों को लिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे किसी भी मामले कार्रवाई में उसकी खर्चे के रूप में नहीं दिलवाई जाएगी विधि व्यवसायी की फीस। ठीक है, और दिलवा तो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, कारणों को लेखबद्ध करना होगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद सेक्शन 38 क्या बात करता है, स्थावर संपत्ति का कब्जा परिदत्त करने विषयक आदेश को निष्पादित करने की रीत। अब यहाँ पे स्थावर संपत्ति का किसी ने कब्जा कर लिया, अब उसको जो भी जिसने भी कब्जा किया उसको हटाने के लिए एक ऑर्डर पास कर दिया गया, तब वहाँ पे किस रीति से उस ऑर्डर को निष्पादित किया जाएगा यहाँ पे बताया गया है। तो जहाँ स्थावर संपत्ति का कब्जा परिदत्त करने का आदेश किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस संहिता के अधीन पारित किया गया है, वहाँ ऐसा आदेश निम्न रीति से निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसने ए की ज़मीन पे कब्जा कर लिया बी ने, ठीक है ना, तो बी ने इस पर कब्जा कर लिया है और रेवेन्यू कोर्ट ने क्या किया है, ऑर्डर पास किया है कि ए को उसका कब्जा दिलाया जाए, बी को हटाया जाए। तब यहाँ पे किस प्रकार से बी को हटाया जा सकता है, कब्जाधारी व्यक्ति को, अर्थात जैसे बी था उसको सूचना की तामील करके कि वह उक्त भूमि क्या करे, खाली कर दे। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो भी यहाँ पे कौन सा है कि यदि ऐसा व्यक्ति उस भूमि को खाली नहीं करता तो उसे क्या कर सकता है, हटाकर या फिर किसी अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करके उसको वहाँ से ज़मीन खाली करवाई जा सकती है। उसके बाद सी नंबर क्या है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए ऐसे अधिकारी का प्रतिरोध किया जाता है, तो मान लीजिए किसी अधिकारी को वहाँ पे अपॉइंट किया गया कि यहाँ पे इस ज़मीन को खाली करवाएं और बी नाम का व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। अब यहाँ पे ऑफिसर जाते हैं इसको खाली करवाने, बी यहाँ पे क्या करता है, इसका प्रतिरोध करता है, बाधा डालता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये ऑफिसर्स हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बल प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पे इसको दंडित भी किया जा सकता है बी को, यदि ऐसा यहाँ पे बाधा डालता है इनके काम में, और उचित कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 39 क्या बात करता है कि वे व्यक्ति जिनके द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष उप संजातियाँ की जा सकेगी, आवेदन किए जा सकेंगे। राजस्व अधिकारियों के समक्ष समस्त उप संजातियाँ अर्थात उपस्थिति, उसको किए जाने वाले आवेदन तथा समस्त कार्य पक्षकारों या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा किसी विधि व्यवसायी द्वारा किया जा सकता है। अर्थात जो राजस्व अधिकारी है उनके समक्ष यदि कोई आवेदन किया गया है किसी भी कार्रवाई को करने के लिए, तो जो पक्षकार हैं वो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं वो वहाँ पर, या फिर जो भी उनकी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को यदि अपॉइंट किया गया है पक्षकारों के द्वारा, तो वहाँ भी ये हो सकते हैं जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता हैं। ठीक है, परंतु अब यहाँ पे 132 133 फिर से आ गया सीपीसी का कि इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई उपसंजाति यदि राजस्व अधिकारी ऐसा निर्देश दे तो पक्षकार को स्वयं करनी होगी। ठीक है, तो यदि ऐसा आदेश दिया जाता है रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा कि पक्षकार को स्वयं उपस्थित होना है, तो वहाँ पर उपस्थित किया जाएगा, लेकिन 132 और 133 के अधीन रहते हुए यहाँ पर पहले इनकी कंडीशन देखी जाएगी। अब मान लीजिए राजस्व अधिकारी के आदेश या गलती या अनियमितता कार्य का उलटने योग्य हैं। अब मान लीजिए जो राजस्व अधिकारी है उसने कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया, चाहे समन हो, चाहे कोई आदेश जारी करना हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, या वारंट जारी करना हो, यदि मान लीजिए उनकी गलती के कारण होगा तो क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे है राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी भी प्रकार के आदेश में गलती या अनियमितता है, तो वहाँ पर ऐसे आदेश को किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, जब उसकी मामले की अपील होगी या उसका पुनरीक्षण होगा, रिवीजन होगा, तो यहाँ पर क्या है कि उस न्यायालय में, अपील और पुनरीक्षण न्यायालय में तभी उस मामले को, उस आदेश को उल्टा जाएगा जब ऐसी गलती या अनियमितता कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। ठीक है, यदि मान लीजिए उस आदेश के कारण
राजस्व अधिकारी के गलत आदेश के कारण न्याय नहीं हो पाया, तब उस आदेश को क्या किया, परिवर्तित किया जा सकता है, उल्टा जा सकता है। बाकी यहाँ पर उस आदेश को उल्टा नहीं जा सकता यदि न्याय हो चुका है। उसके बाद सेक्शन 43 की बात करता है, इस संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध ना होने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना। यदि मान लीजिए कहीं ऐसा उपबंध कोई नहीं दिया गया है इस एक्ट में, ठीक है, कोई ऐसा अभिव्यक्त लिखा हुआ नहीं है, तब वहाँ पर उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, कौन सी, सिविल प्रक्रिया संहिता में जो है वह लागू हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर 4 आपको समझ में आया है। तो यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।